नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह की तरफ से प्रदेश में विकास की चर्चा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के 250 उद्योगपति शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी शिरकत की। एक बात यहाँ पर चारागाह की या कॉमन लैंड की, पशुचर की आपने बात की। देखिए, ऐसा है कि ये फिर मैं कहूंगा कि ये रेवेन्यू अथॉरिटीज या जो भी लोग हैं वो सिर्फ परेशान करने के नियत से इसको कर रहे हैं। क्योंकि एक मसला मैं आपको बताऊं, एक लखनऊ में यूनिवर्सिटी है और वो ग्रेटर नोएडा में एक कैंपस बनाने के लिए लैंड लिया उन्होंने, और उनको TMT या कुछ इस तरह का उस यूनिवर्सिटी का नाम है, और उनको लैंड अलॉट हुआ। अब उसके बाद उस लैंड से एक चक्रोड गुजरता था, तो उस बंदे ने तो किसी और से जमीन खरीदी थी। ग्रेटर नोएडा ने X को अलॉट किया था, X ने ये Y को लैंड बेची थी, और Y अपना मेरठ में उनकी यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैंपस यहाँ बनाना चाहते थे। अब उसमें एक चक्रोड जा रही थी, तो अब उस समय के जो DM साहब थे उन्होंने लिख दिया कि अब ये चक्रोड का पैसा ये जमा करें। अथॉरिटी ने चक्रोड का पैसा नहीं दिया है, और चक्रोड के बदले जो नियम है वो ये है सामान्यतः रेवेन्यू कोड में कि चक्रोड या कॉमन लैंड के बदले में आपको जमीन देनी होती है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप जो कॉमन लैंड है, गांव के लिए जो जमीन है, वो आप किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते हैं। अगर उसको जरूरत ही है तो उसके बदले में वो उसी लायक जमीन दे कहीं बगल में। लेकिन ये प्राविधान नोएडा में नहीं लागू होते हैं, ये प्राविधान गांव में लागू होते हैं, जहां की हमने 10 एकड़ जमीन खरीदी, बीच में एक चक्रोड आ गया। मेरे 10 एकड़ के पीछे भी 5 किसानों की जमीन है, तो उनको पहुंचने के लिए बगल से चक्रोड की व्यवस्था मुझे देनी होगी अगर मैं इस चक्रोड को आपके प्लॉट में मिला रहा हूं। ये वहां के लिए लागू होती है। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां की 100% जमीन हम एक्वायर करते हैं, आगे पीछे सारी जमीन यहाँ एक्वायर होती है, क्योंकि एक्वायर जमीन जो नहीं है उसके ऊपर कोई नक्शा पास ही नहीं होता। तो यहाँ पर वो चीज लागू नहीं होती है। जब यहाँ पर एक बार नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के नोटिफिकेशन के एरिया में कोई क्षेत्र आ गया, तो वहां फिर ये रेवेन्यू कोड का क्लॉज नहीं चल सकता है कि आपने अगर चक्रोड एक्वायर की या रिज्यूम की। चक्रोड एक्वायर नहीं होती है, कॉमन लैंड रिज्यूम होती है। वो कलेक्टर साहब रिज्यूम करते हैं, उसका पैसा अथॉरिटी से ले या नहीं ले, बट वो DM साहब थे कि उस समय उन्होंने एक 2000 करोड़ रुपए की डिमांड पिछले साल शासन में भेज दी कि ये पिछले 10-15 सालों में इतनी ग्राम समाज की जमीनें रिज्यूम हुई है चक्रोड या खलिहान के रूप में, तो इसका 2000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे। अभी उसमें एक कैबिनेट नोट हम लोग चला रहे हैं कि वो देने की जरूरत नहीं है और वो उसको माफ किया जाता है। इसी तरह ये जो चारागाह की जमीन है, चारागाह की जमीन अब वो चारागाह नहीं रही। जिस दिन वो नोएडा में नोटिफाई हो गई और वो नोएडा के द्वारा एक्वायर या रिज्यूम होके प्लॉट में कन्वर्ट करके किसी को अलॉट कर दी गई, अब वो चारागाह नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट है। तो इस तरह का कोई भी अगर नोटिस है तो आप मुझे दे दीजिएगा, इट विल बी सिंपली विड्रॉन। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। मोर देन 100 नोटिस। हाँ, नहीं, आप मुझे दीजिए, वो सारे विड्रॉन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके कुछ सवाल थे। एक आपने बताया प्लॉट के बारे में। देखिए, पहले यहाँ पर सारे प्लॉट ई ऑक्शन होते थे। मैंने काफी लड़ाई करके और ऑक्शन हटाया, क्योंकि हमने ये तर्क दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अथॉरिटी जो भी जमीन डेवलप करती है तो उसमें मैक्सिमम पैसा लेती है ग्रुप हाउसिंग से और कमर्शियल प्लॉट से। कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग से पैसा लेके और इंडस्ट्री के प्लॉट को सब्सिडाइज करती है। तो एक तरफ आप प्लॉट को सब्सिडाइज कर रहे हो और दूसरी तरफ ऑप्शन कर रहे हो। ऑप्शन का मंशा होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालें, तो फिर आप सब्सिडाइज ही क्यों कर रहे हो? तो हमने ये कहा था कि इंडस्ट्री की लैंड हमेशा अलॉट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने वाले की शक्ल नहीं देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री चलाएगा नहीं चलाएगा, तो क्या फायदा इस लैंड को देने का। और वही हो रहा है। कुछ दिनों के लिए ये लागू हुआ, वो ऑर्डर विड्रॉ किया गया, और उसी बीच नोएडा में 14 या 17 प्लॉट अलॉट हुए, वो इंटरव्यू से अलॉट हुए, और उसके बाद तुरंत फिर वहां पर कुछ लोग लगे और कि नहीं, ये ऑक्शन ही होगा, ऑक्शन ही होगा। तो काफी संघर्ष हुआ। फिर बीच का रास्ता ये निकला कि 8000 तक ऑक्शन होगा, 8000 के ऊपर ऑक्शन नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा आप लोगों की बात मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा ये फर्म बिलीव है
कि अगर आप आमने सामने बैठेंगे नहीं तो आप समझ नहीं सकते कि ये बंदा इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन ले रहा है या इन्वेस्ट करने के लिए जमीन ले रहा है, और फिर इंडस्ट्री की लैंड बिना देखे हुए देना कोई मतलब नहीं है। दूसरी एक और चीज हमने कही थी कि आजकल जो स्टेट्स के बीच कंपटीशन है इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, अब सिंगूर से टाटा नैनो गुजरात शिफ्ट हुई थी तो उनको 1 रुपए में वो जमीन मिली थी, उन्होंने क्यों नहीं ऑप्शन किया? अगर फॉक्सकॉन यहां पर आना चाहता है और मैं उसको कहूं कि मैं लैंड ऑप्शन करूंगा, कभी नहीं आएगा। सैमसंग को भी अगर हमने ऑप्शन करके दिया होता तो आज की तारीख में नहीं आता है, और आज की तारीख में नहीं होता तो हम नहीं कह पाते चौड़े होकर कि सबसे ज्यादा मोबाइल हम बनाते हैं। आज की तारीख में यूपी जो सबसे ज्यादा मोबाइल बना रहा है वो सैमसंग की वजह से, बाद में ओप्पो आ गए और बाकी लोग भी आ गए, बट वजह तो सैमसंग ही है। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा था कि लैंड का, इंडस्ट्रियल लैंड का हमेशा अलॉटमेंट होना चाहिए। अभी एक नई खबर आपने पता नहीं देखी कि नहीं, बट विशाखापट्टनम में टीसीएस को उन्होंने 21 एकड़ जमीन 99 पैसे में दी। तो जब इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट्स के बीच ये कॉम्पिटिशन है, फिर दूसरी तरफ आप ऑप्शन करने की बात कर रहे हो, तो ये सारे तर्क रखेंगे, एक बार और से वहां कोशिश की जाएगी एंड वी विल ट्राई की। अच्छा, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो एसीओ साहब बैठे हैं यहाँ पर कि ये हम लोग अगली डोर में रख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा प्रेफरेंस उनके लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं, बट ये जो आपका कहना है कि 8 साल 10 साल से चला रहे हैं और आज तक इनको प्लॉट नहीं मिला, तो जो हमारे पास यूनिफाइड गाइडलाइन है उसमें और उसमें ही उसी में है ये अलॉटमेंट का प्रोसीजर और क्या मार्किंग होनी है किस काम के लिए, तो इस तरह के पॉइंट्स पे हम ज्यादा मार्क रख सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि कैसे इसको स्क्रीन आउट किया जाए कि जो ऑप्शन अगर हो ही रहा 8,000 स्क्वायर मीटर के नीचे, तो उसकी कैटेगरी ऐसी हो कि एक कैटेगरी में जो 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं वो लोग हों और दूसरे में नए लोग हों, क्योंकि अगर तुरंत कंपनी जो रजिस्टर करके और उसमें बिड में आते हैं उसमें तो काफी लोग इन्वेस्टर होते हैं, बट आप एंड ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि फिर नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये लॉजिक आएगा कि आप अगर तुरंत रजिस्टर करने वाले को नहीं दे रहे हैं तो मतलब नया कंपनी कोई कैसे बनाएगा और कैसे चलाएगा। तो हम लोग इसको 2 भागों में टोटल अवेलेबल लैंड को बांट सकते हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी जो इंडस्ट्री की लैंड है उसका टोटल पैसा देने का कितना समय देते हैं हम लोग? सर इस पे 2 प्लान है सर। एक तो अगर वो तो 2% का रिबेट है, और सेकंड प्लान है कि 60 दिन में सर 40% पैसा देना है और बाकी 8 किस्तों में 4 साल में देना 4 साल में देना है। अलॉटमेंट के बाद में आपके पास है ना 2 ऑप्शन है। Yes. आप पहला ऑप्शन ले तो अगर 90 दिन में आप दे सकते हैं तो आपको 2% की रिबेट मिल जाती है। अगर आप 4 साल में देना चाहें तो आपको 60 दिन के अंदर 40% पैसा देना है और बाकी 8 किस्तों में 4 सालों में देना है। ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल ये आप हाँ बिल्कुल है। आप आएंगे परसों मेरे सामने, आपको मैं बता दूंगा। ये अच्छा पॉइंट है और मैं इसको यूपीपीसीएल के साथ टेकअप करूंगा एक बार अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, और उनके फायदे की बात है, उनके फायदे की शुरू हुआ था पर वो सीबीआई इंक्वायरी और ये इंक्वायरी में ज्यादा तरीका मुकदमा बना, इस चक्कर में बंद हो गए। ये पहले शुरू हुआ था, अंडरग्राउंड केबलिंग हुई थी और अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे नोएडा में होनी थी, पर उसके बाद जब ये सब चक्कर पड़े और जेल में जाना वहाँ पड़ा अथॉरिटी और ये सब मिलकर सब तब ये बंद हो गया था। मैं इसको फिर से एक बार पिकअप करके बात करता हूँ। 1912 एक्सप्लोसिव ग्रोथ का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारे को क्या जमीन जो है हमारी करंट प्रोजेक्शंस के हिसाब से बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो सपोर्ट नहीं करती। तो अगर मेरे को जैसे ऑप्शन है हमें 100 करोड़ 200 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए 8,000 10,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, लेकिन उसके लिए सर मैं इमीडिएट पैसा नहीं दे सकता 4 साल में, मुझे कम से कम 10 साल का प्रावधान। ओके ठीक है, मतलब है कि आप तीसरा कैटेगरी बनाने को कह रहे हैं कि इस तरह की, ठीक है, विल सी दैट। सर एक मैं खास तौर से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये सारे लोग जो है वो नोएडा के हैं और जो डिप्लोमर्स हैं यहाँ पे सर, क्योंकि हमारे साथ हमने आज एक विशिष्ट अपने अतिथि को अपने साथ यहाँ बुलाया था। ये सेवा जी हैं और ये बेसिकली अभी मिडिल ईस्ट में उनका काम था और ये यहाँ पे काम कर रही है।
तो मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ कि ये जो लोकल लोग हैं खासतौर से यहाँ पे निश्चित रूप से इनकी कई समस्याएं थी, उन्होंने बात रखी। आप यहाँ पे आई नहीं क्योंकि आपने जैसे आपका बिजनेस था मिडिल ईस्ट में, आप यहाँ नोएडा एनसीआर का काम कर रही है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमिश्नर मैडम यहाँ पे हैं और डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं, आपको क्या लगता है कि पूरे विकास के स्तर में क्या बदलाव महसूस करती है या उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रही हैं, क्योंकि आप सही बाहर से जरूरी है एक सवाल की बात अपनी जाऊँ। सबसे ज्यादा जो मैं फील कर रही है तो रोड आपसे बहुत बेटर हो गई है। पहले जो हमें ट्रैवल करने में 2-3 घंटे लगते थे, लाइक पहले हम गाजियाबाद में कुछ काम कर रहे थे, वहां जाने में 2-3 घंटे लगते थे। अब डेली मेरठ एक्सप्रेस से अगर मेरे को दिल्ली से जाना है गाजियाबाद, इट टेक्स मी। देखिए 1% 2% शेयर ट्रांसफर होने में कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगता और उसकी जरूरत भी नहीं बनती है। मैं इसको कहूंगा आप निकालने के लिए एसीओ साहब, देखिए अब मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसका तो 5-10 शेयर रोज बिक रहा है, खरीद रहा है, कौन कैसे ट्रांसफर चार्ज ले सकता है उसका? बेसिकली पहले नोएडा में ये होता था कि ट्रांसफर चार्जेस नहीं लगते थे, हाँ कोई नहीं लगते थे कि आप अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर करें तब बात होती है, या फिर 10% 20% शेयर बेच रहे हैं तो बात है। बिल्कुल। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी, Yes. does not belong to the personal man. Yes. One thing. The second thing is, sir, if it is my company is private limited and I want to make it a LLP, then also there was no charges previously. But now again the authority has changed it. They said नहीं. ये अथॉरिटी ने नहीं चेंज किया है, ये स्टाम्प डिपार्टमेंट ने चेंज किया है और उस पर एक बातचीत लखनऊ में भी चल रही थी। मैं बताऊं सर, इसमें ये स्टैम्प डिपार्टमेंट ने किया था अपने रजिस्ट्रार के लिए और अथॉरिटी ने अपनी बोर्ड बैठक करके अपने यहाँ भी लेना। नहीं, उसमें ऐसा था कि स्टाम्प डिपार्टमेंट का ये कहना है कि एलएलपी एक अलग लीगल एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है, एक एंटिटी से दूसरे में जा रही है। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि दोनों के अगर डायरेक्टर एक ही हैं और कोई ओनरशिप चेंज नहीं हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। एक बार और हम लोग इसको कोशिश करते हैं, बट ये बेसिकली स्टाम्प डिपार्टमेंट की पहल है। मैं चाहता हूँ कि अब सर को अपनी बात रखने दीजिए, अब सेशन थोड़ा सा वो खत्म हो चुका है। हाँ ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ। आपने कहा कि अगली बार बोर्ड बैठक, अगली बोर्ड बैठक में ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में हमारी पुलिस कमिश्नर है, तो मैं बस ये चाहता हूं कि एक हमारी 1 मिनट की वीडियो है, कृपया हम उसको पहले टेलीकास्ट कर लें। तौर पर अपनी सेवाएं दे रही लड़की से के बीजेपी विधायक राजेश जो पहले प्रवर्तन निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। लक्ष्मी सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में उनके प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर घोषित किया गया था। साल 2000 में उन्होंने टॉपर स्थान हासिल कर आईपीएस चुना। साल 2014 में उन्हें आगरा में डीआईजी पद पर प्रमोट कर भेजा गया। वहां आईपीएस लक्ष्मी सिंह की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा आज भी होती है। उनकी ईमानदार और तेज तर्रार छवि की वजह से साल 2018 में लेडी सिंघम को आईजी के पद पर प्रमोट किया गया। साल 2019 में उन्हें राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई। आईपीएस लक्ष्मी सिंह को जो भी केस दिए गए उसे उन्होंने तेजी से निपटाया। लेडी सिंघम को सीएम योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा पुलिस अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। सीएम योगी ने उन्हें विकास दुबे कांड की जांच सौंपी थी। इस मामले में उन्होंने वर्दी के पीछे छिपे अपराधियों की पहचान की और कार्रवाई हुई। अब आईपीएस लक्ष्मी सिंह यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रही है। अगर किसी ने सबसे बड़ा प्रयास किया था तो वो लक्ष्मी सिंह जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने इन्हें भेजा था और वो फिर पूरे किसानों का अग्रेशन कम हुआ। सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में और आप लगातार मौजूद रहे, आपने सवालों का उत्तर दिया। सर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज पावन पुण्यतिथि है और इस अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है।
इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक उत्कृष्टता से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये एमओयू प्रदेश के बेस और तकनीकी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के केवल डिग्री अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास की धुरी भी मानती है। बाईस राज्य के विश्वविद्यालय हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वाराणसी में बीएचयू, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में एएमयू का संचालन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 2 आईआईटी कानपुर और वाराणसी में, आईएम लखनऊ में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पास 5 कृषि विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल विश्वविद्यालय, 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 1 मेडिकल विश्वविद्यालय, 1 आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पास एक ओपन यूनिवर्सिटी भी है और निजी क्षेत्र में भी 47 विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के 18 कमिश्नरी हैं और 75 जनपद। इन सब में स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटिंग कॉलेजेज, वहां पे हायर एजुकेशन की व्यवस्था का संचालन करते हैं। मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेज हर जनपद में। लखनऊ स्थित आरएमएल विधि विश्वविद्यालय में महिला सम्मेलन और अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर अहिल्याबाई पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। साथ ही सीएम योगी के सामने नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, तो वहीं कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। अतीत वर्तमान का दर्पण कहा गया है और इतिहास
केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसात करने की एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। अतीत की गलतियों का परिमार्जन हो सके और अतीत के गौरवशाली क्षणों को हम एक आदर्श के रूप में ग्रहण कर सके, इन सभी का आत्मावलोकन हमें आज यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर से संबंधित इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगा। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उनका जन्म होता है। मालवा साम्राज्य के अंदर वहां की रानी और अपने कृतित्व से लोक माता की उपाधि प्राप्त करने वाली अहिल्याबाई होलकर केवल मालवा साम्राज्य तक सीमित नहीं रही। उनकी अखिल भारतीय दृष्टि ने उन्हें पूरे देश के अंदर लखनऊ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारे पीएम की दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में यूपी में राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया। मुझे इस अवसर पर अपार प्रसन्नता हो रही है और मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोडल अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों के निरीक्षण से सुधार की प्रक्रिया को बल मिलेगा। नोडल अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पेयजल परियोजना, गौ संरक्षण केंद्र और निर्माण परियोजनाएं संतोषजनक हैं। गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था पाई गई है और निर्माण परियोजनाएं माइलस्टोन के अनुसार प्रगति पर हैं। कुछ मामूली कमियों के सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। शासन ने विकास कार्यों की हकीकत और जनता का फीडबैक जानने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए। उधर बीजेपी नेता ने पीसी कर कांग्रेस की सरकार पर हमला किया। हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। याद है कि जिस दिन उनकी हिस्ट्री सीट तब के एसपी जैसलमेर ने खोली थी, उसी दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जेएसपी का ट्रांसफर कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस की सरकार में गाजी फकीर और उसके बेटे साले मोहम्मद का किस तरह का दखल था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज ये सब सामने आया है कि उनके परिवार से उनकी सरकार में मंत्री रहते हुए उनके सहायक के रूप में एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, उसको देश की सूचनाएं लीक करने का, देश के साथ गद्दारी करने का आरोप उसके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को सामने आकर इसके ऊपर जब आते हैं वो पकड़ा जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष सीताराम येचुरी ने कहा इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए था कि एक सरकारी आदमी पाकिस्तान जा रहा है। मुझे लगता है कि वो खुद की सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति, मैंने पहले दोहराया, एक व्यक्ति जो मंत्री के स्टाफ में आ रहा है, सरकारी कर्मचारी है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बारे में जांच होती है। तो नोएडा पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले अभियुक्त सूरजपुत्र लालू सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से स्नैचिंग का एक मोबाइल फोन, एक अवैध चाकू और घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और अभियुक्त का नाम सूरजपुत्र लालू सिंह है और वह B4407 सुल्तानपुरी सी ब्लॉक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। अभियुक्त ने अपने साथी लक्ष्मण के साथ में मिलकर सेक्टर 62 हाईवे टावर के सामने से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीना था।
साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 304 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है और उसके साथ ही लक्ष्मण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। दिल्ली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के मामले में हमारी स्थिति दृढ़, स्पष्ट और सुसंगत है। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा तब तक ये बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है और जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पर बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। इस बात का मैंने जिक्र पिछले जो प्रेस वार्ता हुआ था उसमें भी किया था। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।